ये लुगाई तो इसे ये लाशियां पर रोड़ा कर ली। अरे तो लाशी के अलावा दे के रखे उनने चार्ज तो यो लाशी का दे रखा और रोड़ा किस चीज पकड़े फिर भाई घर धरती का दे दो उस पकड़ लेंगे कि भाई एक था राजा एक थी रानी, दोनों आगे गोत मिल गए, खत्म कहानी। देशम देश हरियाणा जी दूध दही का खाना जिसने न्यू कया करते चाह के लाले पड़ रहे हैं घरा में, चाह नहीं बन के ब्योत रह रहा मतलब। पर मैं पर्सनली कहूँ तो हरियाणा का खाना जितना बोरिंग है उतना बोरिंग कहीं का खाना नहीं है। जो घर के जो रसोई की जो मालिक है उनको तो आप दबा के रखना चाहते हो और खाना कॉन्टिनेंटल चाहिए। खाना चाहो कि मॉडर्न बनाए हो भाई। जब मतलब बाढ़ खेत न खान लाग रही है कि इज्जत का प्रतीक जो है सारी गठड़ी इज्जत की तो महिलाओं के सिर पे है भाई। हम भी तो थारे गोता की थारे जिनकी गिला जुल्म हो रहा वो भी तो थारे घरा की है थारी। हाँ चूरमा मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। तब तो पक्के हरियाणवी हो आप। एस्पिरेशंस का लेवल ये था कि नौकरी और छोकरी, मतलब ना नौकरी मिल रही है ना शादी हो रही है, तो ये होने के लाग रहा है। मतलब हमारे यहाँ पे वो बोले प्रिंसिपल बुला के कि रोज पंगे रहेंगे, देख ले अकेली लड़की होगी, एडमिशन लेना है कि नहीं लेना है। लेकिन मेरे को ये पता था कि भी नहीं तो सारी उम्र वो है लामणी, वो है नड़ाना और वो है गोबर पानी चालना। हमारे खेतों में ना मतलब टूर्नामेंट होती तो मतलब किलकारियों की आवाज आती थी। अच्छा। तो हम दांती तड़ा धर के और न्यूज सुनने लग जाते भाई घनी किलकारी आव है तो इसका मतलब हमारा गांव की टीम जीतती है। अमीर जातों के लड़के लड़कियां अपनी पसंद से शादी करते हैं तो वो तो आदर्श बन जाते हैं सोसाइटी के लिए जो है। और जो गरीब का बालक जो है वो अगर थोड़ा सा एस्पायर करने लग जाए, अपने अधिकार को एक्सरसाइज करने लग जाए तो उनको विलेन की जगह पे मतलब खड़े कर दिया जाता। और उसके लिए ना इतने हमारे माँ बाप को हमने हार्ड काड़े करते देखा है। मतलब तड़कत सांझ ताई जो जैसे चाची ताईर है मारी मार जब सामने आया करती ना खाट का दौर, मतलब इतनी बार हम उनसे ये सुनते थे हे खाट तू थोड़ी सी मिल जाकर तू बहुत अच्छी लग रहा है। मतलब उनके तो घरा पर जादू उतरन लग गए और आड़ा जो है रोटी खुआनी मुश्किल हो रही है। यहाँ पे संस्कृति क्या रही है भाई, राज की अगाड़ी और घोड़े की पछाड़ी मानस ना आना नहीं चाहिए। जो राजनेता हैं जिनकी पिल रही आज के दिन, इनके जोड़े ठानिए बनो, इनके पीछे लगू बनो तो घर के भी कोई ना धमकान दे, वो भी सोचे काल लगे मेरा इनका भी दा लाग जाएगा। आपने हलावत क्यों नहीं लगाया? सांगवान सांगवान रख लिया आपने। अब जैसे विनेश फोगाट है, विनेश फोगाट को ये नाम ऐसे ही थोड़ी मिला, हमने कितनी मेहनत करी है, कितने खटे हम तब ये चीजें हमने अर्जित करी हैं। तो अब वो जब चुनाव लड़ रही थी तो उसने विनेश फोगाट जब नाम लिखा थी तब भी ये सवाल खड़ा किया कि इसने तो न्यू बिना बेरा गोद कौन सा लगाया करे है, राठियां का ब्याह रखी है, राठी लगाना चाहिए। भाई क्या बात करते हो आप। बेइज्जती का सवाल यो है कि तुम वोट तो लेकर जाओ न्यू कह कि भाई मैं तो निर्दलीय हूँ और मैं मतलब उसका कांग्रेस का हूँ और उसका, और अगले दिन जैसे ही मंत्री तो चाहिए तो आप पलटी मार जाओ और पैसे ले लो करोड़ों। ये है बेइज्जती की बात। तो इतने लोगों के साथ दगा कर रहे हो। ओके मैम, गुड टू सी यू, थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू, सेम हियर। सो कैसा चल रहा है, कैसे हो आप? बहुत अच्छे तो नहीं है पर हाँ चल रहा है। अच्छा क्या हुआ? किसान आंदोलन? किसान आंदोलन और अभी दोबारा से फिर जो फार्म बिल्स जो थे जिनके खिलाफ इतना बड़ा आंदोलन चला था, अभी दोबारा से वो नए तरीके से उनको फिर से लाने की कोशिशें की जा रही हैं। और जिस तरह के मतलब जो आम आदमी के हिसाब से देखा जाए, हमारे जैसे जो लोग हैं तो इलेक्शन के भी जो रिजल्ट्स आ रहे हैं दोज डोंट सीम प्रो पीपल, मतलब लोगों के हित के हिसाब से नहीं है वो मतलब जो पूंजीपति हैं इस देश के अडानी अंबानी और जो हैं उनके हिसाब से तो अच्छे हो सकते हैं, लेकिन जो चाहे वो किसान हैं, मजदूर हैं, महिलाएं हैं, दलित हैं, कर्मचारी हैं छोटे, उनके लिए तो थोड़ा चिंताजनक है स्थितियाँ। अच्छा उसके मैम, अपार्ट फ्रॉम दिस वर्डिक्ट, मैं एक हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल पढ़ रहा था जिसमें लिखा हुआ था कि खाफ यस हरियाणा
और हरियाणा नहीं, क्या था वो, सॉरी भूल गया मैं, क्या था वो लाइन, क्या थी, हरियाणा फियर्स खाप एंड खाप फियर्स जगमती सांगवान। ये जाटों में क्या दहशतगर्दी फैला रखी है आपने। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, डरने डराने का तो कोई मसला है ही नहीं बिल्कुल भी। मतलब खाप जो इंस्टीट्यूशन है, जो संस्थाएं हैं, उनका योगदान रहा है हमारे समाज के अंदर, और हम उसको ऑनर करते हैं जो भी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, और अभी भी हमें उनसे बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं हैं। लेकिन अपनों के बीच में भी तो लड़ाई होती है ना। हम उनको ये कहते हैं कि भी आप जो है, जो संवैधानिक प्रावधान जो है, केवल उनके खिलाफ ना बोले, उनके खिलाफ जाते नजर ना आए। हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारी जो ऐसी संस्थाएं हैं, वो ठीक है। मतलब अभी जैसे किसान आंदोलन में देखें, खाप पंचायतों ने कितनी अच्छी भूमिका अदा करी है। इसी तरह से ये जो हमारा रेसलर्स का है, या हरियाणा का जो खेल मंत्री है संदीप सिंह, उसके खिलाफ शुरू में हमने ये आंदोलन शुरू किया था हरियाणा से। असल में खिलाड़ी लड़कियों के साथ जो यौन हिंसा होती है, उसके बाद ये रेसलर्स का आया है। तो इन मुद्दों पे बहुत अच्छा काम किया मिलजुल के हमने जो है। तो हम ये चाहते हैं कि वो जो संस्थाएं हैं हमारी, जिनके ऊपर लोगों का इतना विश्वास है, वो हरियाणा के विकास के अंदर हरियाणा को आगे बढ़ाने के लिए बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकती हैं वो। बस सिर्फ बात ये है कि कुछ ऐसे जगहों के ऊपर वो नज़र आते हैं कि जहाँ पे आप मतलब जो कानून है या जो संविधान है, उससे इतर मतलब कुछ बात करते नजर आते हैं, पोजीशन लेते नजर आते हैं, या मतलब बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से अपनी पोजीशन को नहीं रखते हैं। तो वहाँ पे हमारे बीच में कॉन्फ्लिक्ट भी रहे हैं, और हमने इकट्ठे मिलके भी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, और आगे भी लड़ी जाएंगी लड़ाइयाँ। आप बड़े सॉफ्ट कॉर्नर हो रखा आजकल आपका। ये हृदय परिवर्तन क्यों हो गया? आपको कोई और बड़ा दुश्मन नजर आ रहा है आजकल? देखो, वो अब मतलब किसान आंदोलन जो है वो पूरी दुनिया का, ना केवल हमारे देश का, पूरी दुनिया का ऐतिहासिक आंदोलन है। वो जो सबसे लंबा ऐसा आंदोलन लड़ा गया, और उसके अंदर जो रोल प्ले किया है हमारे खाप पंचायतों ने, या हमारी जो लड़कियों के ये जो सवाल थे, हम हमेशा हमारा मतलब जो आपसी मतलब मतभेद है, मनभेद उस तरह के नहीं है। क्योंकि अपनों से अलग तरीके से लड़ा जाता है, और दूसरों से अलग तरह से लड़ा जाता है। ठीक है। तो इसलिए वो हमारा ये रहा है कि भाई जिन चीज़ों पर हमारे मतभेद हैं, वो भी हम अंडरस्टैंड करवाने के लिए एक दूसरे के सामने रखने की कोशिश करते हैं। उनको कभी हम छुपाते भी नहीं हैं। और मतलब लेकिन जहाँ पे ठीक काम किया जाता है, हमने हमेशा ये कहा कि भाई जो खाप पंचायतें हैं हमारे यहाँ की, वो बेरोजगारी के खिलाफ बोले, वो नशाखोरी के खिलाफ बोले। हमारी जो पीढ़ियाँ हैं आने वाली जो हैं, उनका भविष्य इतना अंधकारमय है कि आप ये देखो, आज जो इलेक्शंस हैं उनमें जो यूथ है हमारा हरियाणा का, उसकी एस्पिरेशंस का लेवल क्या था? एस्पिरेशंस का लेवल ये था कि नौकरी और छोकरी, मतलब ना नौकरी मिल रही है, ना शादी हो रही है। तो ये होने के लाग रहा है मतलब हमारे यहाँ पे हरियाणा के अंदर। ये तो मतलब 75 साल की आज़ादी के बाद जिस तरह का खुशहाली का नज़ारा होना चाहिए था, युवाओं के चेहरे पे खुशी नाचती नजर आए, तो उसी से जो मतलब पेरेंट्स भी हैं, जो उनके बहन भाई हैं, तो तभी तो अच्छा लगता है ना। उसकी बजाय वो नौजवान होने से पहले ही बुजुर्ग बनने जा रहे हैं, क्योंकि पूरी शिक्षा नहीं मिल रही है। खेल कूद की जो सुविधाएं हैं, जो इंसान को विकसित करने के लिए जो खाद पानी चाहिए, मतलब वो तो दिया नहीं जा रहा है। उनको दारू के ठेके दिए जा रहे हैं। किससे गांव में जा लो, सब तो पहले दारू का ठेका चमचमाता पाओ है। वहाँ पे नशा इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है वहाँ पे, और ये जो फ़ोन के माध्यम से पूरा पोर्नोग्राफी और ये जो सारा जो है, तो हमारा यही रहा कि अब वो संस्थाएं जो हैं अगर इन मुद्दों पे लड़ें और बोलें, तो बहुत बड़ी खुशी की वाह हक हो सकते हैं हम सारे बहन भाई मिलके।
मैम आप इसमें दो तीन बातें हैं कि एक जो कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स एंड रेगुलेशन है उनके ऊपर खाप्स ना बोलें, और दूसरा सोशल इश्यूज और सोशल अवेयरनेस को उठाएं जिससे सोसाइटी को फायदा हो, अगर हम निचोड़ करें। बिल्कुल। पर अगर वो रूल रेगुलेशन के खिलाफ ही ना बोले तो वो खाप किस चीज की हुई? कि रूल नहीं तोड़ना, अगर रोड़ा ही नहीं करना तो वो उसका मीनिंग ही खत्म हो जाता है। हाँ, देखो मतलब खाप में भी है ना अब बहुत तरह के एलिमेंट्स आ गए हैं। कुछ तो ऐसे हैं कि जो ट्रेडिशनल अपने इस संस्था को जो है वो चाहते हैं कि वो रन किया जाए। कुछ इसको वेस्टेड इंटरेस्ट के लोग जो हैं, जो बिना कोई भी जन सरोकार का काम किए, जन भलाई का काम किए, मतलब लोकप्रियता हासिल करके अपनी जो है और फिर नेतागिरी में आना है, चौधर चाहिए उनको जो है, इस तरह के जो निहित स्वार्थी तत्व जो हैं वो भी खाप पंचायतों के अंदर जा रहे हैं। तो जाहिर है कि उनकी तरफ से जो मुद्दे उठाए जाते हैं वो कंट्रोवर्शियल जो हैं वो मुद्दे उठाए जाते हैं। जो दूसरी ऐसी जो खाप हैं उनके द्वारा मतलब लड़की भ्रूण हत्या के खिलाफ और ये इस तरह के मुद्दे भी उठाए गए पिछले दिनों। ओके मैम, मैं आपसे एक वाइडर एस्पेक्ट में पूछूं, हाँ, तो आपके लिए हरियाणा क्या है? व्हाट इज योर डेफिनेशन ऑफ हरियाणा? हाँ, हरियाणा मतलब एज ए कल्चरल, और आपके खुद की क्या कैसे मानते हैं, और आपकी सोसाइटल वैल्यूज, और एक स्टेट के रूप में मतलब आपकी डेफिनेशन क्या है हरियाणा की? मतलब हमारे हिसाब से अगर हरियाणा को देखा जाए कि जितना हमें पढ़ने लिखने का, देखने का, जानने का मौका मिला है, तो मुझे ये लगता है कि हरियाणा ऐसा राज्य है जो कुल मिला के बहुत ही प्रगतिशीलता को पसंद करते हैं वो लोग जो हैं। कभी भी हमारे यहाँ पे उस तरह का अंधविश्वास नहीं रहा, उस तरह के कर्म कांड नहीं रहे हैं। और हमारे यहाँ चाहे महिलाएं हो, लड़कियां हो, हमारे जो किसान हो, मतलब मजदूर हो, एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला के खेत का काम है, मजदूरी का काम है, दिहाड़ी का काम है, सारा मिलजुल के हम करते हैं। तो उस तरह की कोई मतलब वो पुरातन पंथी जो जकड़न जिस तरह की होती है ना, वो हरियाणा के अंदर मतलब नहीं है। कुल मिलाकर अगर हरियाणा को एक मतलब प्रगतिशील नेतृत्व मिले, जो हरियाणा के लोगों के साथ मतलब सरोकार रखता हो, अपनी घर भरू राजनीति ना करें, वो जनता के लिए काम करें, जन सेवक हैं वो असल में, और जन सेवक की तरह से रहें। दुर्भाग्य ये है हमारे हरियाणा का कि उस तरह के राजनेता नहीं मिले हमें जो है। अदरवाइज मतलब हरियाणा के इतने कर्मठ लोग हैं, मतलब सबसे पहले फौज में जाके और जिस तरह की सारी उन्होंने अपना दिखाया है शौर्य, चाहे खेलों के अंदर हो चाहे कहीं पे भी हो, कमाल कर सकते हैं ये लोग अगर थोड़ा सा इनको सही नेतृत्व दिया जाए तो। मतलब हमारा अपना ये है, जैसे मैं 80 में मतलब मैं इंडिया की टीम में आई, वॉलीबॉल की टीम में, और उससे पहले मैं देखती थी कि हमारे गांव, मेरा जो गांव है वो बुटाना गांव है, और वो थोड़ा शिक्षा का केंद्र रहा है। अच्छा। मतलब जनता बुटाना एक संस्था है वहाँ पे, और मैं ये देखती थी कि सुबह उठ के मतलब तमाम घर जो है वो इस चीज़ पे लग जाता था कि बालक पढ़ने जाओगे, बालकन जो है टाइम पर खाना मिल जाए, ननुआ धुआ कर स्कूल में भेजना, और फिर हम अपना धंधा लग गए मतलब। और उसके लिए ना इतने हमारे माँ बाप को हमने हाड काले करते देखा है, मतलब तड़कत सांझ ताई, जो जैसे चाची ताईर हैं हमारी मार जब सामने आया करती ना खाट का दौरा, मतलब इतनी बार हम उनसे ये सुनते थे, हे खाट तू थोड़ी सी मिल जाकर, तू बहुत अच्छी लग रहा है। इतना कड़ा परिश्रम वो लोग करते हैं, और इतनी कड़ी मेहनत करके आज जो हरियाणा के सूरते हाल हैं कि वहाँ पे मतलब हमारे नौजवान जो हैं वो नशे की तरफ धकेले जा रहे हैं। एक का आधा किला बच रहा है, उसने बेचकर किसी तरह से डंकी रूट से इनसे विदेशों में जा रहे हैं। ये बहुत ही दुखद तस्वीर है। ये नहीं होनी चाहिए हरियाणा। वॉलीबॉल कैसे खेलना स्टार्ट किया आपने? और आपके तो हाथ अभी वॉलीबॉल वाले हैं। हाँ, बिल्कुल, इतना चमड़ा पीटा है इन हाथों ने। और भी तो औरों को भी तो पीटा था आपने, चमड़े के अलावा।
बस उसमें और पता नहीं कहाँ का। हाँ। असल में जैसे मैं अभी बता रही थी ना कि हमारा गांव बुटाना जो है उसमें एक जनता स्कूल होता था, वो शिक्षा का केंद्र था पूरे उस क्लस्टर के अंदर। और लेकिन वो लड़कों का स्कूल था, लड़कियों का नहीं था। पर वहाँ पे गेम्स बहुत होते थे। अच्छा। हाँ, सारे गेम वहाँ हुआ करते, फुटबॉल था, वॉलीबॉल था। और हमारे जो भाई और थे वो मतलब गांव में भी खेला करते, तड़के भी सांझ में भी वॉलीबॉल खेलते। और हम जो लड़की थी, हम मतलब उड़क गोबर पानी करते रहो, खेलना तो दूर की बात है, देखना भी मतलब गुनाह था कि भाई लड़के खेल लड़के देखा है, मतलब ऐसा। तो ऐसा सा था। पर फिर हमारे मन में तो ये आती थी कि भाई अरे ठीक है, गोबर पानी और ये सब तो करना ही है अपना भाई, पर यूँ खेल कूद का मौका भी थोड़ा बहुत मिलना चाहिए। मतलब हम ये घर के काम करते तो उड़े भी वो खेलते दिखते, खेत में लावणी करने जाते तो हमारे खेतों में ना मतलब टूर्नामेंट होती तो मतलब किलकारियों की आवाज आती थी। अच्छा। तो हम दांती तड़ा धर के और न्यूज सुनने लग जाते, भाई घनी किलकारी आव है तो इसका मतलब हमारा गांव की टीम जीतती है। हाँ, तो वहाँ पे भी वो सारा वो पता लगता था। तो बहुत एक सेंस ऑफ डेप्रिवेशन सा अंदर था कि हमें खेलने का मौका नहीं मिला। फिर हमारे गांव में एक हमारे हिंदी की टीचर आई, फूलवती जी, और उन्होंने कहा कि वॉलीबॉल की टीम बनाएंगे। और फूलवती जी फिर हमारे गांव की पहली महिला सरपंच भी बनी वो। अच्छा। हाँ, उन्होंने कहा कि वॉलीबॉल की टीम बनाएंगे। भाई हमने तो फटाफट नाम लिखवा दिए और के मतलब पढ़ाई पढ़ोई सब के मैं ग्राउंड पे होने लग गया। वहीं पे एक बॉल थी पूरे स्कूल में, और उसमें पंक्चर हो जाता तो स्कूल से थोड़ा दूर एक साइकिल के पंक्चर लगवाने वाले की दुकान थी, आधा टाइम तो पंक्चर लगवाते इधर से उधर जाने आने में, और आधा टाइम खेलते थे वो एक बॉल के साथ है। और मतलब उसके बावजूद इतना जो ललक थी ना अंदर, तो उससे ये हुआ कि हम पहले ही साल हरियाणा में हमारी टीम सेकंड आ गई, मतलब जो स्कूल के खेल होया करते। और फिर उसके बाद ये भी हुआ कि थोड़ा बहुत जो खेलने कूदने वाले जो टीचर्स थे उनकी नज़रों में भी आ गए हम भी कि भाई ये खिलाड़ी बन सकती हैं। तो फिर आगे हायर एजुकेशन के लिए भी थोड़ा सा रास्ता मतलब वहाँ से खुलने लगा। ओके मैम, मैं एक किस्सा पढ़ रहा था कि तमिलनाडु के खिलाफ आप खेल रहे थे। आई थिंक 14 साल के या 15 साल के आप थे। तो वो टीम खेल रही थी और आप लोग उसमें जा नहीं रहे थे मैच में। तो मैच में नहीं जा रहे थे तो आप लोग वो कोच बोल रहे थे छोरी तो नखरे बहुत हो रहे हैं। हाँ, ये तो है। जैसे मतलब हम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार में मुझे पढ़ने का मौका मिला ये खेल की वजह से, नहीं तो बहुत ही छोटे किसान परिवार से मैं आती हूँ। और मतलब हम 8 बहन भाई थे, तो उनकी इतनी औकात नहीं थी कि भी वो अपने बच्चों को यूनिवर्सिटी कैंपस पे पढ़ने भेज दें उस तरह से। ऑल्दो हमारे परिवार पे आर्य समाज का बहुत प्रभाव रहा, इसलिए पढ़ाया जरूर अपनी लड़कियों को। तो फिर ये खेल की वजह से जो आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन थे 20-25 मतलब उनका दाखला होता था वहाँ पे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार के कैंपस पे है वो कॉलेज। तो वहाँ हम गए तो वहाँ पे विचारों का भी मेला था यूनिवर्सिटी कैंपस के ऊपर। और एक तरह से सुविधाएं भी A1 थी। तो मतलब हमारी तो जिसने कहा ना बाग खुल गए वहाँ पे एडमिशन होने से। और हुआ ऐसे कि जब ट्रायल हुआ तो 20 सीट थी, 19 लड़कों का एडमिशन हुआ और एक मेरा लड़की का एक का। अच्छा, तो हाँ, वो बोले प्रिंसिपल बुला के कि रोज पंगे रहेंगे, देख ले अकेली लड़की होगी, एडमिशन लेना है कि नहीं लेना है। लेकिन मेरे को ये पता था कि भी नहीं तो सारी उम्र वो है लामणी, वो है नड़ाना और वो है गोबर पानी चालना। अब ये मौका है, मतलब मैंने कहा जी मुझे तो लेना ही लेना है एडमिशन। तो फिर वो उन्होंने रीट्रायल भी करवाया, 2 लड़कियों का और हुआ, फिर हम 3 थे वहाँ पे। तो वो यूनिवर्सिटी कैंपस का जो माहौल था ना, वो हमें ऐसा लगा कि भाई यहाँ जितना सीखा जा सकता है मतलब सीख लो बस। ये इतनी मुश्किल से ये मौका मिला है। और जो माँ बाप हैं बेचारे, वो तो जब घर से बाहर भेजते हैं लड़कियों को तो सारी तरह का समझा बुझा कर भाई वो करके भेजते हैं। तो ये सारे दबाव काम कर रहे थे। तो फिर हम मतलब उतना ही अपने अधिकारों के बारे में भी हम सचेत थे कि भाई जब हम
इतनी मेहनत करते हैं और इतना सारे दबाव झेलते हैं, तो फिर हमारा जो ड्यू है वो तो हमें मिलना चाहिए ना। मतलब लड़कों की टीम को तो बहुत अच्छी ड्रेस देते थे, बहुत अच्छे इक्विपमेंट्स देते थे जैसे, और जो लड़कियों की टीम थी हमारी, जिसका ये किस्सा है, तो हमें जो है वो बोले जूते और जुराब नहीं मिलेंगी लड़कियों की टीम को। तो हमने कहा अभी जूतों के बिना कैसे खेलेंगे हम, मतलब लड़के नहीं खेल सकते जब, तो हम कैसे खेलेंगे। तो हमने जाहिर है अपनी नाराजगी जताई और उसका दबाव जो है काम भी किया फिर हमें भी जूते जुराब मिले। अच्छा, तो मैम ये जो प्रोटेस्ट और मतलब जो ये वही वाली बात होगी कि आपको अपना अधिकार छीनना पड़ेगा। हाँ, इवेंचुअली अगर आप हरियाणा में पैदा हुए हो और फिर आपका जेंडर जो है वो फीमेल है, तो आपने आर्य समाज की बात करी। हाँ, आर्य समाज ने काफी इन्फ्लुएंस आर्य समाज का रहा हरियाणा के ऊपर, पर वो मेल डोमिनेटिंग और पेट्रियार्की सोसाइटी थी, तो जितने ये मानस थे इनके ऊपर तो हो गया, पर ये लुगाइयां इतना प्रभावित क्यों नहीं कर पाया? हाँ, मतलब काफ़ी हद तक तो देखो महिलाओं के लिए भी उसी समय पे जब ये पूरा अपना जो हिंदू धर्म के अंदर एक रिफॉर्मिस्ट सेक्ट कह सकते हैं हम आर्य समाज को, जो रिफॉर्म के तरीके से वो शुरुआत हुई उसकी, तो जैसे विधवा विवाह भी यहाँ पे हुए उस समय पे, और जो छोटी मोटी किताबें जो उस दौर की मैंने पढ़ी हैं, और लड़कियों के लिए गुरुकुल शिक्षा का जो है वो शुरू हुए हैं, और हमें मतलब आगे का जो विजन था हमारा, तो हमारी बड़ी बहन जो हैं वो गुरुकुल में पढ़ती थी, और वहाँ पे साल में एक बार वो होता था, भजन होते थे उनको बोलते थे, वो जलसा होया करता, तो वो साल में ना एक बार हमें जाने का मौका मिलता था। तब हम देखते थे कि कॉलेज में लड़कियाँ मतलब ऐसे वो भाषण भी देती हैं, वो गीत भी गाती हैं, कविताएं भी सुनाती है, ये सारा। तो वो मतलब आर्य समाज का प्रभाव रहा तो है हमारे इलाके के ऊपर भी और महिलाओं के एंगल से भी, बट ओवरऑल जब आर्य समाज जो रिफॉर्मिस्ट उसका जो कंटेंट था ना, वो कंटेंट ऐसा लगता है कि वो मतलब थोड़ा सा नहीं, थोड़ा कम होता जा रहा था कंटेंट वाइज, लास्ट लेग में थे वो। हाँ, तो वो जब उसका कर्मकांडी सा स्वरूप जो है वो हमारे यहाँ पे ज्यादा उसका प्रभाव रहा है, पर उसका जो मूल जो था ना कि भी मूर्ति पूजा के खिलाफ जो था, महिलाओं की शिक्षा के लिए था, हाँ, जात पात और इनके जो खिलाफ जो था, वो जितना पंजाब या दूसरे इलाकों में उसने असर छोड़ा, हमारे यहाँ पे उसकी तुलना में थोड़ा कम रहा है। ओके मैम, अभी मैं किसी पॉलिटिशियन के साथ बैठा था हरियाणा के ही, वो कह रहे थे कि भाई इसने आर्य समाज ने काफी अच्छा काम किया और जो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी थी उनको प्रभावित किया, पर लुगाइयां तो अभी भी वही दिमाग है कि वही लोगों को पूछते रहते हैं कि कोई काली, कोई धोड़ी, कोई बेरी वाली, कोई गुड़गा वाली तो एक ये सोसाइटी आप देखते हैं जिसमें फीमेल का लेवल वो है, और फिर वहां से फीमेल एजुकेशन, फिर वहां से फीमेल राइट्स, और फिर वहां से फीमेल्स को अपना क्या कहते हैं वो, मैं सभ्य भाषा में यूज करूँ तो अपना जिससे शादी करनी है उस बंदे को चूज करना है। तो मैं पिछले इंटरव्यू में मैंने एक स्टेटमेंट दिया था जिसपे हमने डिस्कस भी किया था कि भाई एक था राजा एक थी रानी, दोनों के गोद मिल गए, खत्म कहानी। क्या ओपिनियन आपका? ये खत्म कहानी क्यों हो जाती है? हाँ, हाँ, देखिए मुझे ये लगता है कि मतलब जो महिलाओं के संदर्भ में अगर विकास को देखा जाए, हरियाणा के विकास को, कोई नेता कोई मतलब ऐसा दावा नहीं कर सकता कि ही स्टूड फॉर वुमेन राइट्स, मतलब उनके ह्यूमन राइट्स के लिए उन्होंने बहुत कुछ बड़ा ऐसा किया हो कि उन्होंने कोई कीमत अदा करी हो उस चीज की, वो कोई ऐसा कोई नेता नहीं है, चाहे उसमें सामाजिक स्तर पे देख ले, चाहे उसमें शिक्षा के स्तर पे देख ले आप, और राजनीति के स्तर पे देख ले। मतलब जो इतनी प्रतिभावान जो महिलाएं हैं हरियाणा की, कि जरा सा मौका मिलते ही मतलब चाहे वो खेल कूद हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो मतलब दूसरी प्रतियोगिताएं हैं, मतलब अपना सिक्का जमा देती हैं वो। लेकिन उनके हिसाब से विकास को जो प्रभावित करना चाहिए था कि महिलाएं और लड़कियां जो हैं वो भी हमारे समाज की मुख्य धारा के साथ
कदम से कदम मिला के चले, वो रोल अदा नहीं किया हमारे यहाँ की जो लीडरशिप है उसने। और इसी का उसका जो सबसे बड़ा इंडिकेटर है कि आज भी हमारे यहाँ पे लिंग अनुपात जो है कि जहाँ की लड़कियां इतनी शानदार, मतलब एक तरह से उनके जब देखो उनके अचीवमेंट्स को, तो और दूसरी तरफ देखो कि जब वो पैदा हुआ है तो घर में मतलब रोना पड़ जाए, रोना माच जाए, ऐसा इस तरह का। तो ये जो गैप है ना, मानसिक स्तर के ऊपर भी और आर्थिक सामाजिक स्तर के ऊपर भी, निश्चित रूप से इसकी जिम्मेवारी जो है, जो लोग यहाँ पे रहे हैं वो उससे बच नहीं सकते हैं। और हमने मतलब जैसे ही अपना थोड़ी बहुत हमें पढ़ने लिखने शिक्षा ग्रहण करने का मौका मिला, तो जैसे मैं तो 80 में विदेश में खेल के आ गई थी, और मैंने ये देखा कि मेरे गांव से मैं अकेली लड़की थी, जबकि मेरी टीम के अंदर मेरे से 3 लड़कियां अच्छा खेलती थी। उनके घर वालों ने उनको आगे नहीं पढ़ने का मौका दिया, और मेरे घर वालों ने चलो ले भाई, मेरा वहाँ पे स्पोर्ट्स कॉलेज में एडमिशन हो गया था। तो इतना मतलब ऐसी जो लड़कियां हैं कि जिनके अंदर इतनी प्रतिभाएं हैं, और उनका मतलब हाल ये हो कि भी उनको पैदा ना करना चाहें ऐसे, तो ये कुछ बात जो है ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन करनी पड़ेगी। और हमने जब ये देखा, जब मैं बाहर गई खेलने, मैं देख रही थी कि भाई जो जापान की टीम, चाइना की टीम जिससे हम हार रहे थे, वो जो टेक्निक प्रयोग कर रही थी, 1 लेग टेक ऑफ उसको बोलते हैं, मेरे गांव की लड़की तो उसमें महारत हासिल थी उनको। मुझे लग रहा था कि वो अगर ओंधी छोरी आड़ है तो हम आज मतलब हमने ब्रॉन्ज मेडल नहीं गोल्ड मेडल मिलता। तो हमने तो वहीं से ठान लिया कि भाई हम अगर जरा सा भी कोई कीमत बनेगी हमारी आवाज की, तो हम इस चीज के लिए जरूर बोलेंगे कि हमारी जो लड़कियां जो हैं, आधी आबादी जो है, उनको भी आत्म विकास के वो सब मौके मिलने चाहिए जो हमारे भाइयों को मिलते हैं। मतलब चाहे वो शिक्षा है, चाहे वो खेल है, चाहे वो और दूसरा मतलब कल्चरल एक्टिविटीज, थोड़ी सी और आगे की बात करो, ब्याह बताओ। हाँ, कल्चरल एक्टिविटीज हैं, और इवन इफ दे वांट टू गो फॉर चॉइस मैरिज, मतलब अपनी पसंद से अगर शादी करते हैं, ये जो अपनी पसंद से शादी करने के अधिकार को इतना जो गिरा रखा है हमारे समाज में कि जो मतलब लूज कैरेक्टर या आवारा किस्म के लड़के लड़कियां हैं वो ये करते हैं, ये बिल्कुल गलत धारणा है। असल में जो अपवर्ड मोबिलिटी की जो इच्छा रखते हैं, हमारी आज़ादी के बाद जो हमें अधिकार मिले हैं, उन सब अधिकारों के साथ ये अधिकार भी मतलब शामिल हुआ कि आप बिना जात पात के और बिना कोई वो देखे अपनी पसंद से शादी कर सकते हैं। और चौधरी चरण सिंह जो हैं, उनके सब बच्चों ने अपनी पसंद से शादियां की, बिकॉज मतलब वो पढ़े लिखे, थोड़ा सा ऊपर की तरफ देखने वाले व्यक्तित्व थे, है ना। और उनके किसी ने नहीं बहिष्कार किए। जो मतलब वो है ना, अमीर जातों के लड़के लड़कियां अपनी पसंद से शादी करते हैं तो वो तो आदर्श बन जाते हैं सोसाइटी के लिए जो है। और जो गरीब का बालक जो है वो अगर थोड़ा सा एस्पायर करने लग जाए, अपने अधिकार को एक्सरसाइज करने लग जाए, तो उनको विलेन की जगह पे मतलब खड़े कर दिया जाता है। ऐसा आपने भी तो अपनी पसंद से शादी करी थी। हाँ हाँ, मैंने हैंडसम है। कहाँ प्रोटेस्ट करते, कहाँ मिल गया आपको? नहीं, हम तो यूनिवर्सिटी में वहाँ पढ़ते थे, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में। तो इंद्रजीत जो है वो लीडर थे हमारी यूनिवर्सिटी के, स्टूडेंट लीडर। 2 बार वो फाउंडिंग प्रेसिडेंट रहे स्टूडेंट यूनियन के, और एक बार फिर भी प्रेसिडेंट रहे। और ऐसा नहीं था वो भूख हड़तालें की उन्होंने, मतलब 21 दिन एक बार भूख हड़ताल पे रहे। उसके बाद इमरजेंसी में मतलब जो है उनको सबसे पहले अरेस्ट किया गया। वो प्रेसिडेंट थे हमारी यूनिवर्सिटी के। और हम उस समय पे हमारे स्पोर्ट्स कॉलेज के लिए हमें जो डाइट मनी मिलती थी, मतलब वो बहुत कम थी। स्पोर्ट्स पर्सन की जो जरूरतें वो ज़्यादा होती है, ऑब्वियसली। हाँ, तो डाइट के लिए हमने ये कहा कि भी उसको बढ़ाया जाए।
तो वहाँ पे हमारी जो स्टूडेंट यूनियन है उसने हस्तक्षेप किया और वो बढ़ी वो डाइट जो है, वरना हम तो जेल में मतलब जो अपनी वो है चंडीगढ़ वाली कौन सी जेल है वह सुनारिया तो याद है मेरे को ना बोला कि आप उड़ा बंद कर दिए थे ठाकर या आवाज उठाने के वजह से मतलब बुड़ेल है शायद, बुड़ेल हाँ है शायद। हाँ, तो वहाँ पे हमारी स्टूडेंट यूनियन ने जो हस्तक्षेप किया, जो ग्रामीण परिवेश से जो गांव से बच्चे आते थे, रूरल बैकग्राउंड से आने वाले बच्चों के लिए जो रिजर्वेशन है थी, पहले रिजर्व थी सीट, अब तो वो वेटेज देते हैं 5 नंबर की, वो हमने वहाँ से शुरू करवाया, मतलब वहाँ लड़ते हुए। और जो स्टूडेंट्स हैं उनको जो सिनेमा देखना है तो उनको सब्सिडाइज्ड होना चाहिए वहाँ पे, और मैस जो है वो मैस गरीब परिवारों के लड़के लड़कियाँ जो आते हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं मतलब महंगा अफोर्ड कर सकते, तो कोऑपरेटिव तरीके से हमारी मैस चले सारा, तो ये सारा वहाँ पे कैंपस पे हमारे यहाँ पे चल रहा था। और हम मैं तो स्पोर्ट्स में ज़्यादा थी, खैर मैं उनमें उतना हिस्सा नहीं ले पाती थी इन गतिविधियों में, but yes, I had a great attraction towards those student union agitations and awareness campaigns. जब भी मौका मिलता मैं भी वो ज्वाइन करती थी, और हमें ये लगता था कि हम मिलजुल के जो है अपने हरियाणा को एक सुंदर हरियाणा बनाने के लिए काम करेंगे। वो और उसके लिए फिर ये विचारों का मेल भी जरूरी है। ओके, तो आपके शादी के बाद शायद 5-6 महीने आपको घर वालों ने मना कर दिया था ना आने जाने के लिए, क्या हुआ था? नहीं, जो इंद्रजीत का जो गांव है वहाँ पे मतलब हमारे जो गोत्र के जैसे लड़की के वो हो है ना, बस जाते हैं भाई, वो माइग्रेट सांगवान करके आते थे, हैं। हाँ कुछ परिवार थे वहाँ पे, पर थे वो घर के थोड़ा नज़दीक, मतलब कम परिवार थे नज़दीक उस तरह से, तो थोड़ा सा उनकी तरफ से ये था कि भाई ये वो होगा, लेकिन बाकी जो लोग थे उन्होंने प्रिवेल अपोन किया, और हम तो मतलब अपने वहाँ पे पर्दा भी नहीं करते हैं, हमारे जब मतलब जो बहुएं हैं इंद्रजीत के घर में, तो हमारी पहचान इसी तरह से है कि भी जिनके घर में जो बहू जो है वो पर्दा नहीं करा करती तो और दे स्टूड फॉर इट, मतलब हमारे साथ खड़े हुए पूरे परिवार के लोग, तभी ये संभव हो पाता है इस तरह का बदलाव। मैम अभी एक कॉन्सेप्ट है, नॉट कॉन्सेप्ट, ये हुआ है अपने आप में जिसे कहते हैं भाग के शादी करना। मैं कहीं पे घूम रहा था राजस्थान में, तो मेरा जो ड्राइवर था मैंने उससे बात करी, तो उस ड्राइवर ने कहा कि मेरे को अभी प्राइवेट गाड़ी चाहिए, टैक्सी वाली, पीली प्लेट की, जो शब्द उसने यूज किया। उन्होंने कहा कि क्यों चाहिए तेरे को, तो उसने बोला कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में भाग के लड़के और लड़कियां बहुत शादी करते हैं, तो अगर मैं उनको टैक्सी गाड़ी में लेके चले जाऊंगा तो मेरे ऊपर कोई केस नहीं होएगा, और हर महीने में 4-5 ऐसे केस आते हैं मेरे डिस्ट्रिक्ट में, और वो जो लोग हैं वो पे करते हैं मेरे को जितना होता है उससे 4-5 गुना। तो ये भाग के शादी करने वाला जो सिचुएशन जो है और उसकी एक्सेप्टेंसी अभी भी नहीं है कि वो भाग के शादी, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? मेरे को थोड़ा समझाइए इसके बारे में, क्या चीज है ये? देखिए हमारे यहाँ पे जो परंपरागत जो समाज है पूरा, जिसमें जातिवादी संरचनाएं हैं पूरी, और ये जो जातिवादी जो संरचनाएं हैं इनमें कुछ का तो घनी सूतारी है और कुछ का घनी कसूतारी है, मतलब, और हर जगह के ऊपर सारे नेता सब ये बोलते हैं कि हमारे समाज के विकास के रास्ते में जात पात जो है बहुत बड़ी बाधा है। हाँ, और लेकिन जब उसको तोड़ने की जो कोशिशें करते हैं कि वो जात पात को, बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या कहा, बाबा साहब ने कहा कि अगर जात पात को ख़त्म करना है तो रोटी और बेटी का संबंध बनाना पड़ेगा, है ना। तो लेकिन कुछ ऐसी मतलब वेस्टेड इंटरेस्ट जिसको कहते हैं ना, निहित स्वार्थी ताकतें हैं जो आर्थिक सामाजिक रूप पे जिनका दबदबा है मतलब समाज के अंदर, और वो उस दबदबे को छोड़ना नहीं चाहते हैं। क्योंकि अगर हमारा जो समाज है इसकी संरचना हमारे संविधान और नागरिकता जिसको कहते हैं ना, नागरिक मतलब चाहे किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, किसी लिंग का हो, गरीब अमीर काला भूरा किसा हो, वो नागरिक है, उसकी डिग्निटी जो है
उसको महफूज रखना वो पूरे स्टेट और स्टेट मशीनरी सबका फर्स्ट कंसर्न है। तो अगर उस तरह से इस समाज को हम शेप करते हैं अपने को, जात पात पे जो बना हुआ समाज है उसकी निस्बत मतलब ऐसा, तो ज्यादा लोग जो है उनके अंदर खुशहाली आएगी, है ना। लेकिन कुछ लोगों के जो अपने स्वार्थ हैं ये उनके खिलाफ पड़ता है, जो आज तक जिनको कहते हैं ना सोशियो इकोनॉमिक लेवल पे जिनकी हेजेमनी रही, कौन है वो लोग जिनका वर्चस्व रहा है बहुत, मतलब जो अमीर ज्यादा लोग डोमिनेट, हैं, स्पेशली अगर हरियाणा की बात करो, डोमिनेट जो कास्ट है वो लोग एलिट कास्ट, मतलब या इकोनॉमिकली एलिट है वो। हाँ, इकोनॉमिकली एलिट जो है ना, वो जो क्लास है ना, जो एक खास मतलब उसके अपने हित हैं। जो कमाने खाने वाले जो लोग हैं उनके अपने हित हैं। तो आप हम हाँ भाई कमान खाने वाला के पाड़म जो हाँ, और हम उनके बालक हाँ, उन हमें पढ़ाया लिखाया, इसीलिए पढ़ाया लिखाया कि आगे जाके हम उनको थोड़ा बहुत जीवन में रोशनी लेके आएंगे। और हम बिल्कुल इस बात को जो है पूरा दावे के साथ कहते हैं कि हम अपने मतलब समाज के और अपने उनके लिए हमने सबसे ज्यादा कीमत अदा करी है उस तरह से। अगर कहीं पे अगर हमें पढ़ाई के मौके मिले तो वहाँ पे हमने गोल्ड मेडल लिए हैं, खेलने के मौके मिले तो हमने मतलब पूरा रिकॉर्ड कायम किए हैं वहाँ पे, लड़ने के मौके मिले जहाँ पे चाहे वो किसानों के हितों के ऊपर डाका डाला जा रहा हो, चाहे मजदूरों के हितों के ऊपर डाका डाला जा रहा हो, गरीबों के ऊपर जहाँ पे भी मार होती है वहीं पे कितनी बड़ी कीमत अदा करनी पड़े। मैम आप सवाल को कहीं और ले गए। मेरा सीधा सवाल था कि जो लड़के और लड़के इंटरकास्ट मैरिज करते हैं और जो भाग के शादी करते हैं उसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन? हाँ, उस पे मैं ये कह रही हूँ कि ये जो वातावरण है ना इस तरह का, वो उनके सोसाइटी उसको एक्सेप्ट खिलाफ, क्यों नहीं कर पा रही? हाँ, उनके खिलाफ ऐसा वातावरण बनाता है जो ये निहित स्वार्थी लोग हैं ना, जिनका सूतारी है आज के दिन, और बहुत बड़े तबका का कसूतारी है। वो जो बड़ा तबका कुछ भी बदलाव करने की कोशिश करता है, अपनी मर्जी चलाने की कोशिश कर रहा है, तो जिनका सूतारी है वो उनको मतलब विलेन की जगह पे पेश करते हैं। अच्छा। और जिसकी वजह से कानूनी तौर पे वो गलत ना होते हुए भी अपनी पसंद से जो शादी कर रहे हैं उनको मतलब गांव छोड़ना पड़ता है इसकी बजाय कि जो उनके ऊपर नाजायज दबाव बनाते हैं भाई, मतलब उनको गांव छोड़ना पड़ना चाहिए। अच्छा हाँ मैम, मैं 2016 की बात करूंगा। यू आर एक्सपेल्ड फ्रॉम योर पार्टी CPIM, और उसमें भी 2 धड़े बन गए थे, एक बंगाल का और एक केरला का। हाँ आपने कहा कि भाई जो सीट शेयरिंग हो रही है कांग्रेस के साथ में उसके खिलाफ आप थे। व्हाट वेंट रॉन्ग? नहीं, केरला बंगाल के धड़े की बात नहीं थी। वो जो पॉलिटिकल टैक्टिकल लाइन जो होती है पार्टी की हमारी, जो किसी विशेष संदर्भ में तय की जाती है, मतलब उसके जो वहाँ पे जो इलेक्शंस हुए थे उसकी वायलेशन का सवाल था वो। असल में पॉलिटिकल टैक्टिकल लाइन की वायलेशन का सवाल था वो, जिसके ऊपर मुझे ये लगा कि भाई ये जो है ये मतलब पूरी तरह से उसका पालन नहीं किया गया उस तरह से, तो उसके ऊपर मैंने बोला। अच्छा, फिर आप पार्टी से बाहर निकल के आ गए थे। हाँ मैम, CPIM और कम्युनिस्ट पार्टी आज रेलेवेंट क्यों नहीं है हिंदुस्तान में? ने जो रेलेवेंस है इनकी, जो वामपंथी पार्टियां हैं वो तो बहुत ज़्यादा है। क्योंकि आप ये देखिए कि वामपंथी पार्टियां जो हैं वो जो गरीब तबके हैं, जो कमाने खाने वाले लोग जो हैं, मतलब सबसे मतलब सीढ़ी के पायदान पे सबसे नीचे जो खड़े हुए लोग हैं, ये कह दें मतलब दलित हैं, महिलाएं हैं, सब ये ऐसे, वो उनके हित के लिए काम करने वाली पार्टी है। और 80% जो आबादी है हमारी वो वही आबादी है। और ये खाई अमीर के बीच में और गरीब के बीच में जो खत्म होनी चाहिए थी आज़ादी के 75 साल के बाद, अब पता लग रहा है कि वो और भी गहरी होती जा रही है। अमीर जो हैं वो अमीर ही होते जा रहे हैं, मतलब उनके तो घरा पर जहाज उतरन लग गए, और आड़ा जो है रोटी खुआनी मुश्किल हो रही है, बालका तई इतना कुपोषण मतलब है इतना ज़्यादा है।
तो ऐसे में जो वामपंथी पार्टियां हैं वो तो इन कमाने खाने वालों के लिए काम करने वाली पार्टियां, तो उनकी सार्थकता तो बढ़ रही है, उनकी जरूरत बढ़ रही है एक तरह से। बढ़ कैसे रही है मैं समझ नहीं रहा। इलेक्टोरल तो मतलब लोगों को वो चाहिए, वो राजनीति चाहिए CPIM या उनको। अभी लेफ्ट पार्टी तक जो समझा क्यों नहीं पा रही राजनीति है चीजें? जो हो रही है वो उनके हकों को केंद्र में रख के राजनीति ना हो रही। वाह, वो हक केंद्र में भी अमीरों के हैं, और उसमें से जो ट्रिकल डाउन थ्योरी जिसको कहते हैं ना, जो चल रहा है यहाँ पे ट्रिकल डाउन, भाई अमीरों के लिए है सब कुछ है, उसमें तो नीचे कुछ रिस्क का जो नीचा आवा ना, उस पर बाकी जनता को सरवाइव करना है। तो ये जो ट्रिकल डाउन थ्योरी है ना, वी अपोजिट। हम ये कहते हैं कि कौन होते हैं ये अमीर ज्यादा, मतलब जो नीतियों के केंद्र में रहे, नीतियों के केंद्र में वो लोग रहने चाहिए जो वो हाड काले कर रहे हैं, दिन रात कमाओ हैं, मतलब वो जब उनके केंद्र में होंगे ना, तब खुशहाली जो है वो पूरी नीचे से ऊपर तक जाएगी। ओके। ऐसा तो उनकी रेलेवेंस बढ़ रही है, एक तरह से जरूरत बढ़ रही है जनता के बीच में। ऐसी राजनीति आनी चाहिए जो उनके हक के से संचालित हो। परंतु दुर्भाग्य की बात ये है कि अभी जो पूरा जिस तरह का कॉरपोरेट का इनका जो मतलब केवल हमारे देश में नहीं पूरी दुनिया के पैमाने पे ही देखें तो वो जो ताकतें हैं, प्रतिक्रियावादी ताकतें जिनको कहते हैं, मतलब ऐसी कि जिसके जो सिरमोड़ ट्रम्प पर के साथ और ये जो उनके बन रहे, कोई मेरे को कह रहा था कि ट्रम्प के जाटा और मोदी में बड़े गुण मिले। हाँ, तो वो दे आर सोलमेट्स इन अ वे, सोलमेट्स जिनकी आत्मा जो है, इजराइल का नेतन्याहू है, ये हमारे अपने यहाँ के मोदी जी हैं, ये सोलमेट्स हैं। मतलब क्योंकि वो उस राजनीति और उस तरह की पॉलिसीज को परस्यू करने वाले हैं कि जो पूंजीपतियों के हक की नीतियां हैं, मतलब ऐसी। मैम, हरियाणा में अभी धीरे धीरे कल्चर डेवलप क्या हो रहा है कि भाई जाट पार्लियामेंट, पंडित पार्लियामेंट और अलग अलग जो सभा है, पहले क्या होती थी, खाप होती थी एलिट और डोमिनेटेड कास्ट की, और जो छोटी छोटी ये जो थी उनकी सभाएं होती थी। पर अब वो क्या लोग करते हैं कि एक बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं और उनमें वो कहते हैं कि भाई चलो हम लोग एक हो जाएं, यूनाइटेड हो जाएं और प्रोग्रेस करें, और यूनाइटेड हो जाएं किसी दूसरे के खिलाफ। तो यूनिटी तो अपने आप में कायरता का दूसरा नाम है। और क्या ये इस तरीके के इवेंट्स जो हैं वो और ज्यादा उस खाई को गहरा नहीं कर रहे जिसके खिलाफ, जाति के खिलाफ और या इन चीजों के खिलाफ समाज इतने लंबे समय से लड़ता है? क्या टेक है आपका इस पे? ये जो आप जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं, सबसे बड़ी चुनौती मैंने नाम लेके कहा है। हाँ, चुनौती सबसे बड़ी आज हमारे समाज के सामने यही है कि जो डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी है, जो अंग्रेजों ने हमारे ऊपर जो प्रयोग करी थी, आज सत्ता में जो ताकतें हैं असल में वो वही ताकतें हैं जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को जो परस्यू करना चाहते हैं। वो जातियों से आगे, मतलब आगे जो है पहचान की राजनीति इसको बोलते हैं, पॉलिटिक्स ऑफ आइडेंटिटी, कि आप लोगों को ना इतना बांट दो उनमें अपनी पहचान के, और वो पहचान जो बनाई जा रही है अब तो मतलब गोद से नीचे भी, गांव से नीचे भी मंदिर जो है, जो गामा के जो शिवालय थे और ये जो थे, हाँ, तो वो जो अब मतलब शिक्षा जैसे जागरूकता थोड़ी सी आई थी, जिन चीजों को पीछे छोड़ के आगे बढ़ने की थोड़ी वो रुझान बना था, अब दोबारा से जब से ये 2012 से ये प्रक्रिया शुरू हुई, मोदी जी को जिम्मेदार ठहरा दिया, 2012 से शुरू हुई है ये। हाँ बिल्कुल, दे आर रिस्पॉन्सिबल। मोदी के कहने पे जाट पार्लियामेंट करते हैं। जिम्मेवार नहीं है वो जिम्मेवार नहीं है, वो उसका नेतृत्व कर रहे हैं इस चीज का, डिवाइड एंड रूल का। वो सब को मतलब वो मंदिरों की जो वो है ना संरचनाएं, उनके इर्द गिर्द ऑर्गेनाइज करके, थारा देवता यो था तम वो हो, थारा देवता यो था तम वो हो, मतलब तो, और फिर उनको आगे ये ऐसे करके एक दूसरे के खिलाफ लड़वाते रहो। अभी जैसे चुनाव में आपने यहाँ पे नहीं देखा कि मतलब जो दलित थे उन्होंने कांग्रेस को वोट किया पार्लियामेंट में, तो इन्होंने क्या किया, मतलब सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से
दलितों में भी ए और बी कैटेगरी करवा दी, मतलब भाई Subaltern हाँ, caste और आपस ये में सारा, लड़ने हाँ, लगे, वो आपस में ही लड़ने लगे वहां पे। तो इस तरह से उनको बांटो और फिर जैसे आपकी पॉलिटिक्स को सूट करता है उसके हिसाब से मतलब जो है उनको फिर किसी भी समय पे हवा दे के एक दूसरे के खिलाफ लड़वा दो। जो आप जो कह रहे हैं ना, बिल्कुल वही बात असल में कि एक यूनिटी होती है अपने हितों के हिसाब से इकट्ठा होने की, एक यूनिटी होती है मतलब किसी के खिलाफ यूनिटी जो बनाई जा रही है। क्योंकि बीजेपी धन्ना सेठों की, सूदखोरों की, पूंजीपतियों की पार्टी है, तो और वो नीतियां उन्हीं के हक की बनाते हैं। लेकिन आम आदमी को किस तरह से बेवकूफ बना के रखा जाए, मतलब ये जो है, तो उनको बांट के रखो फिर, और बांट के रखो और इस तरह की लफाजी करते रहो एज इफ वी आर फॉर यू। अब कर क्या रही है, मतलब बीजेपी कर क्या रही है कि वो धन्ना सेठों के हित की, अडानी अंबानी हर की राजनीति करते हुए, लेकिन दिखा ये रहे हैं कि हम तो तुम्हारे लिए हैं भाई, आम आदमी के लिए। तो जो पूरा आरएसएस और ये जो सब लोग हैं नीचे सक्रिय हैं आज ये सारा काम करने के लिए, लोगों को डिवाइड करने के लिए, और इसको हम लोगों को समझना पड़ेगा और समझाना पड़ेगा कि ये अल्टीमेटली हमारे हितों के खिलाफ है। हम किसान हैं, हम मजदूर हैं, हम कर्मचारी हैं, हम जो हैं उसके अपने पेशे के हिसाब से संगठित हों। वो मतलब लोकतंत्र के अंदर नागरिकों के लिए वो राजनीति सूट करती है उनको। ये जो राजनीति है ये पीछे ले जाने वाली है। मैम इसमें आपने दो आंसर दिए हैं। एक तो आपने कहा कि भाई मोबिलाइज करो जो कास्ट है, जो पिछड़ी जातियां हैं, पहले उनको डिवाइड कर दो, फिर उनको डिवाइड करके आप उनको इकट्ठा करो बड़ी कास्ट के खिलाफ, और उनको डिवाइड करके उनको उनसे हरवा दो। एक चीज तो ये। दूसरा चीज मैंने आपसे पूछा जो खुद इनिशिएट लेके, जो जैसे मैंने नाम लेके कहा था कि जाट पार्लियामेंट, पंडित पार्लियामेंट, दलित पार्लियामेंट, ये सारी सभाएं जो हो रही हैं, ये तो लोग ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड है या वो लोग खुद इसको कर रहे हैं? जो जाट है ना, चाहे वो पंडित है चाहे वो जाट है, वो एक मोनोलिथ ग्रुप नहीं है। वो सारे एक बराबर को ना, उनमें भी बहुत सारे तो मतलब पूरे धनी और अमीर हैं जिनको सूट करती है बीजेपी की राजनीति और बीजेपी जो है, और दूसरी तरफ उन्हीं के बीच में ऐसे लोग हैं कि जो खटते हैं सारा दिन और उनके बच्चों के लिए शिक्षा नहीं है, उनके लिए कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है, बर्बाद हो रही हैं उनकी जो नस्ल, जो पीढ़ियां जो हैं, उनके अंदर भी दो तीन तरह के लोग हैं। मतलब तो जो ये कर रहे हैं जातिवादी, जो ये बनाने लग रहे हैं इस तरह के, वो लोग जो हैं वो उन्हीं की दलाली असल में करते हैं जो। हाँ रियन। हाँ मैम, मैं ये देख रहा था जैसे आपने ग्राउंड लेवल पे इतना काम किया है, हरियाणा में भी किया है और पूरे देश में किया है, और रिसेंटली जैसे जो हरियाणा का जनरल असेंबली इलेक्शन था वहाँ भी बात कर रही थी कि आपको टिकट मिले तक से। फिर मैं ये चीज देखता हूँ जैसे जो CPIM है या कम्युनिस्ट पार्टी है, उनके जो कैंडिडेट्स होते हैं उनकी जो विनेबिलिटी फैक्टर होता है कि वो समाज में इलेक्शन लड़े, पर वो चुनाव बहुत कम जीतते हैं, उनकी परसेंटेज बहुत कम होती है। तो एक तो मेरा ये सवाल है कि जो कम्युनिस्ट पार्टी पूरे 5 साल ग्राउंड लेवल पे काम करती है बट वो चुनाव में हार जाती है, क्या वो अपना मैसेज कन्वे नहीं कर पा रही? एक ये पहला सवाल है। दूसरा ये सवाल है कि जो आपकी स्ट्रेटजी है कम्युनिस्ट पार्टी की, कई सालों से मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये सेम ही है, ग्राउंड लेवल पे काम करो वो अच्छी बात है, बट लोगों तक मैसेज स्टिल नहीं पहुंच रहा। जैसे मैं एग्जांपल दूं कि बीजेपी ने अपनी स्ट्रेटजी रीओरिएंट की, पहले वो रिलीजन के बेसिस पे डिवाइड करते थे, हरियाणा जैसे स्टेट में आए उन्होंने कास्ट के बेसिस पे डिवाइड करना शुरू कर दिया। तो CPIM या फिर कम्युनिस्ट पार्टी अपनी स्ट्रेटजी रीओरिएंट क्यों नहीं कर पाई? ये दो सवाल। देखिए, पहले तो जो आपने कहा कि मतलब जो मैसेज कन्वे करने का जो हमारी सीमाएं बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए आपको, बहुत ज़्यादा संसाधन, मानवीय संसाधन भी और आर्थिक पैसा चाहिए बहुत ज़्यादा। ये है गरीबों की पार्टी एक तरह से। और आमतौर पे अपने इस रीजन में देखें अगर, यहाँ पे संस्कृति क्या रही है भाई, राज की अगाड़ी और घोड़े की पछाड़ी मानस ना आना नहीं चाहिए, मतलब। और जबकि जो वामपंथ है, वामपंथ तो कहता ये है कि भाई अगले के आंख में आंख डालकर बात करो अपने हकों के लिए,
उनसे, ये कोई राजा महाराजा नहीं है जो बैठे हैं जो सत्ता के अंदर, ये हमारे जन सेवक हैं और इनको जन सेवा करनी चाहिए। जन सेवा की बजाय अगर कोई घर भरू राजनीति करे और लोगों ने बांटन लाग जावे धर्म के नाम पे, जात के नाम पे, तो उनके खिलाफ सवाल उठाना चाहिए। तो कल्चरली अगर हम देखें तो उतना सूटेबल नहीं है वातावरण, मतलब कि घर के जैसे हम ही स्टूडेंट, हाँ हम स्टूडेंट थे तो हम खुद भी जब ये वाली पॉलिटिक्स करते हैं वामपंथ की, जब दूसरे ये जो उनके जो ये जिसको कहते हैं बुर्जुआ राजनीति, जो राजनेता हैं जिनकी पिल रही आज के दिन, इनके जोड़े ठाणिए बनो, इनके पीछे पिछलग्गू बनो, तो घर के भी कोई ना धमकान दे, वो भी सोचे काल लगे मेरा इनका भी दा लाग जाएगा। और जब भाई मूल सवाल जहाँ पे खड़े हैं हमारे विकास के, वो राजनीति करो, वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स करो। अब तो हमारे घर वालों ने भी बहुत निरुत्साहित कई जगहों पे किया, लेकिन उसके बावजूद हमने ये किया। तो जो जहाँ तक ये है कि बदलते समय के अनुसार स्ट्रेटजी को बदलना चाहिए, निश्चित रूप से मतलब बदलाव तो बदलते समय के अनुसार जो नहीं करेगा तो फिर वो तो मतलब आगे विकास नहीं कर सकते। तो डेफिनेटली मतलब इसमें ज़रूरत है कि जब इतना बड़ा जो तबका जो है उसका पॉपुलराइजेशन चल रहा है कि मतलब अमीर गरीब के बीच की खाई जो है वो बढ़ती जा रही है, लोगों के जो संसाधन हैं वो उनसे छीनते जा रहे हैं, और इतने तानाशाही पूर्ण मतलब कानून जो हैं ये सारे जो लादे जा रहे हैं, आज की भी आपकी ज़मीन भी सब कुछ छीन के कॉरपोरेट के हवाले किया जा रहा है। तो वो बदलाव है और उनके ऊपर मतलब विमर्श भी है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सोचा नहीं जा रहा हो। और मतलब डेफिनेटली इन सवालों के ऊपर विचार किए जा रहे हैं और करने पड़ेंगे, तभी जाके मतलब ये जो राजनीति है वो कुछ सफल हो पाएगी यहाँ पे। क्योंकि जो लोगों के हक का विचार है, अगर लोग उसको नहीं पकड़ पा रहे हैं तो मतलब कहीं ना कहीं कुछ गैप मतलब है चीज़ में। तो हमें भी आत्म अवलोकन करने की ज़रूरत है, अपनी जो वामपंथी पार्टियां हैं उनको भी, और उससे कोई नकार भी नहीं है। आखिर मतलब सबसे ईमानदारी के साथ पूरी जिंदगियां लगा रहे हैं कम्युनिस्ट। हरियाणा में देखो तो उन्होंने कोई कभी पार्टियां नहीं बदली सत्ता की लालच में या कोई पैसे के लिए, मतलब किसी तरह का, और पूरी जिंदगी लगा दी, और कोई संकोच इसका कोई लेश मात्र पश्चाताप नहीं है कि भाई हम मतलब मंत्री वजीर नहीं बन पाए। नहीं बन पाए भाई, कोई बात नहीं, पर फिर भी योगदान किया है एक नई चीज़ क्रिएट करने के लिए वहाँ पे ऐसा। तो ये होते हुए भी मतलब नतीजे अपेक्षानुरूप अगर नहीं है तो डेफिनेटली दिस इज अ क्वेश्चन कंसर्निंग, और उसको रूबरू होना ही पड़ेगा उस सवाल से हमें। एक और है, सिंस आप लाइक ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमेन्स एसोसिएशन से जुड़े हुए हो, इसमें दो वर्ड्स लाइक बहुत इंपॉर्टेंट है, एक डेमोक्रेसी और एक विमेन। डेमोक्रेसी में एक जो विमेन के पार्टिसिपेशन का जो एक पैमाना होता है वो होता है कि उनका वोटिंग परसेंटेज। अब हम देखें कि इंडिपेंडेंस के टाइम से और अब तक हम देख रहे हैं कि आज के टाइम में लगभग बराबर हो चुके हैं विमेन का वोटिंग परसेंटेज, कई स्टेट्स में विमेन का ज्यादा। पर एक उसके साथ हम एक ये भी देखते हैं कि वो इंक्लूसिव हो रहा है, और उसके साथ एक ये कोमोडिफिकेशन वाली चीज भी हो रही है। जैसे मैंने अपनी एग्जांपल दूं, महाराष्ट्र इलेक्शन हुआ या फिर कई और स्टेट इलेक्शंस में वहाँ भी योजना चली, जैसे लाडली बहन योजना चली कि विमेन को 2000 रुपए मिले पर मंथ। तो वहाँ पे उनको एक कोमोडिटी की तरह ट्रीट किया जा रहा है कि इनको 2000 रुपए दे दो, फिर अपने ऊपर वोट गिरे। पर वो जो एम्पावरमेंट की बात है वो क्यों नहीं हो पा रहा है, जबकि एक ये बड़ा परसेप्शन ही क्रिएट किया जा रहा है कि विमेन अब डेमोक्रेसी में ज्यादा आ रही है, बट उनका एम्पावरमेंट तो हो ही नहीं पा रहा है। तो वो क्यों समझ नहीं आ रहा? हाँ, वो जो कंट्राडिक्शन है इसके अंदर वो ये है कि जो रूलिंग जो डिस्पेंसेशन है, बुर्जुआ जो पार्टियां हैं, वो तो महिलाओं को एक वेलफेयरिज्म के जगह से मतलब काम कर रही है कि उनका भाई थोड़ा बहुत विकास इनका भी हो जाए, ना कि एक इक्वल सिटीजन की तरह से उनका जो दावा बनता है वो उनको दिया जाए और उस तरह से मुख्य धारा में विकास में उनको शामिल किया जाए।
वो विजन नहीं है उन पार्टियों का जो है। वोटर कई जगह पे टर्नआउट जो है महिलाओं का ज़्यादा हो रहा है, रैलियों के अंदर देखो उनकी हाजिरी बढ़ रही है, लेकिन नेतृत्व के अंदर अगर देखेंगे आप पार्टियों का जो नेतृत्व है वहाँ पे महिलाएं बिल्कुल कम से कम हैं। और चाहे विधानसभा में देखो, चाहे वो उसमें देखो संसद के अंदर देखो। और मेरे ख्याल से जो 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेन का जो ये बिल है, जितना लंबा कोई बिल लटका हो, शायद संसद के इतिहास में ये सबसे ज़्यादा लंबा लटका हुआ, और अभी भी जिस तरह का भद्दा मजाक ये बीजेपी ने किया है उसके साथ है। तो ये जो मतलब महिलाओं को एक वेलफेयरिज्म की नीतियों के तहत ट्रीट करना, और जबकि ज़रूरत है एज सिटीजन उनके दावे जो हैं उनको एड्रेस करना, तो ये इस राजनीति का ये सरोकार नहीं है। और दूसरी तरफ महिला आंदोलन जो है, महिला आंदोलन उतना अभी तक मजबूत नहीं है कि वो अपना दबाव जो है वो इतना क्रिएट कर दे राजनीतिक पार्टियों के ऊपर कि वो उनके जो दावे बनते हैं वो मतलब जगह उनको मिलने लग जाए। एक तरह से टर्निंग तो है, महिलाओं के अंदर असर्शन है, अपने अधिकारों के लिए चेतना उनकी बढ़ रही है, पर एक होता है कि क्वांटिटेटिव मतलब बदलाव जो है, एक क्वालिटेटिव बदलाव जो है। तो क्वांटिटेटिव है तो बदलाव वो क्वालिटेटिव बदलाव के अंदर एक शेप ले जाए, मतलब ऐसे कि वो नेतृत्व में इक्वल उसमें भागीदारी में आ जाए, वो स्टेज अभी अचीव करनी मतलब बाकी है। और मतलब जो निश्चित रूप से जो वामपंथी पार्टियां हैं, हम अगर एनालाइज करें कि जो जिस तरह की पॉलिटिक्स यहाँ पे चल रही है, तो ज़्यादातर ये बुर्जुआ पार्टियां हैं वो तो वेलफेयरिज्म के हिसाब से उनको मतलब लाड़की बहनों को 3 किस्त एडवांस दे दिया आपने, मतलब जिनको 600 रुपये नहीं मिलते 16,000 एक बार देकर, और उनको झांसा दिया है ना एक तरह से। ये झांसे की बात कह रही थी मैं कि भाई इतना झांसा दे के एक बार हड़प ली जिन्होंने मतलब वोट जो है उनकी, तो लोग बाद में उनको समझ में आता हो यूं क्यों हो गया, फिर वो ठगे हुए महसूस करते ऐसे। तो ये इसी तरह के झांसे दे दे के महिलाओं के अंदर जो अवेयरनेस आई है उसको भुनाने का काम जो है वो ये राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं एक तरह से। एक और सवाल है, जैसे हम रिसेंटली एक जेएनयू के प्रोफेसर का इंटरव्यू कर रहे थे, तो वो बता रहे थे कि कई रीजन्स हैं, जैसे हरियाणा इलेक्शन में कांग्रेस के हारने का, उसमें वो एक ये भी बता रहे थे कि जैसे जो रेस्टलर्स मूवमेंट है उसमें ये था कि मतलब रेस्टलर्स के साथ जो हरासमेंट हुआ, तो जो उसकी वजह से कई जो नीचे की जाति हैं जैसे दलित हैं, उन्होंने ये सोचा कि अगर जैसे जाट हैं या फिर उनकी बेटियों के साथ कुछ गलत हुआ तो पूरे नेशनल लेवल पे एक तरीके से आंदोलन चले। जो हम देखते हैं कि अगर हरासमेंट हो रहा है विमेन के साथ, तो ये पॉजिटिव चीज है कि नेशनल लेवल पे वो मीडिया में आया और ये मूवमेंट होना चाहिए। बट उस मूवमेंट की वजह से कई जो दलित कास्ट है या फिर कई जो लोअर कास्ट है जो अपने आप को उतना असर्ट नहीं कर पा रही हैं, वो ये सोच रहे हैं कि जब हमारे साथ कुछ गलत होता है तब हमारे साथ कोई देने वाला नहीं होता। तो उसके हम दो, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव इफेक्ट देखते हैं एक तरीके से। तो उस नेगेटिव इफेक्ट को कैसे मिटिगेट किया जाए कि ताकि वो पॉजिटिव वाले को आगे फ्यूचर में सपोर्ट कर सके, ना कि उसको हार्म कर सके। हाँ, अब ये जो नेगेटिव वाला है मतलब एक जो पूरी मैं ये कह रही थी ना कि डिवाइड एंड रूल की जो राजनीति चल रही है वो एक तरह से बहुत ज़्यादा सक्रिय है। इस तरह से चीज़ों को देखने का एक विजन जो दे रहे हैं लोगों को कि भाई अमीरों की लड़कियों गेला मतलब इनकी गेला होया ना तो सारे बोलने लगे, हमारी दलितों की लड़कियों के साथ महिलाओं के साथ कुछ हो तो कोई बोलता नहीं है। मतलब उनकी तरफ से तो बहुत ज़्यादा सक्रिय एक दुष्प्रचार जो है वो निहित अपनी राजनीति को आगे ले जाने के लिए किया जा रहा है। बट एट द सेम टाइम ये कहते हुए भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि किसी भी दलित महिला के साथ, दलितों के साथ कोई भी अत्याचार हैं किसी तरह के, अपने से कमज़ोर के साथ जो अत्याचार हैं उनके खिलाफ जो है वो समाज को खड़ा होना पड़ेगा। जो खाने कमाने वाला समाज है उनको बोलना ही चाहिए और खुद बचना चाहिए उस तरह के अत्याचार और अपमान में कहीं पे भी मतलब शामिल होने से बचना चाहिए। और उनके साथ एक आपसदारी जो है जितनी ज़्यादा बढ़ाई जाएगी, आपसदारी जो है इन जात पात को तोड़ते हुए जो
एक वर्गीय अपनी जो मतलब एकता जो कायम की जाएगी, उसी में उनके सुदिन आ सकते हैं। ये उनको सोचना पड़ेगा, और जो ताकतें इसके लिए काम करने वाली हैं उनको ज़्यादा सक्रिय होना पड़ेगा। हम अपने विचार को उतना ज़्यादा नहीं ले जा पा रहे हैं, जबकि जो हमारे जो विरोधी हैं, जो बांटने वाले हैं हमें, वो बहुत ज़्यादा सक्रियता से, बहुत सचेत तरीके से इस विचार को लेके जा रहे हैं। तो ये हमें अंडरलाइन, रेखांकित तो इस चीज़ को, इस कमजोरी को करना ही पड़ेगा। और अगर हमारे से कमजोरों के अंदर ये भावना कहीं पे इसकी जगह बनी हुई है, तो उस जगह को मतलब खोजते हुए हमें वहाँ पे उनके साथ खड़ा होना पड़ेगा। मतलब केवल लफाजी से काम नहीं चलेगा, असल में उनको ये लगना चाहिए कि भाई जब मारी गेला या बूंदी बनी थी तो उस टाइम पर हमारे कंधे से कंधा मिलाकर कौन खड़ा था हमारे साथ, जो है वो हमें व्यवहार में दिखाना पड़ेगा। केवल बातचीत से इनसे बात बनने वाली है नहीं, ये बहुत बड़ी चुनौती है। और कि भाई मतलब उनको अगर इस जगह से कोई उनके साथ खेल खेल जाए कि भाई थारियाँ गेला हुआ है, जब कोई ना बोलता ये ई बिन किया गेला हो रहा है, तो ये ई भी गणे चिल्लाओ है, मतलब ऐसा। तो ये प्ले करने की जो जगह यहाँ पे किसी को अगर मिल रही है, तो उसको निश्चित रूप से हमें जो है, जो ऊंची जगह पे हैं, उनको उनके पास जाके उनके दर्द को, उनके मतलब जो जगह है ऐसी, उसको धारण करना पड़ेगा। उस पीड़ा को, उनकी पीड़ा को धारण करके और उस जगह से बोलना, आचरण करना, इसकी ज़रूरत है। पर मैम इसमें ये है कि इसमें काफी लोगों का ये मानना है कि ऐसा होता तो है, हाँ। पर जो ये सुपीरियर क्लास है, ये हमारे पास उस सुपीरियर माइंडसेट के साथ आती है। ये एम्पैथिकल नहीं है, ये सिंपैथी तो आगे शो कर देगी कि वो गलत हुआ, पर ये एम्पैथिकल नहीं है। तो इसमें ऐसा क्या टुगेदरनेस होनी चाहिए जो एक पेव द वे करे ये जो वो तो अब ये देखो कि सबसे पहले जो ये रुचिका थी, उसकी टेनिस की खिलाड़ी थी 14 साल की, उसके साथ हरियाणा के डीजीपी जो हैं, उन्होंने मतलब सेक्सुअल असॉल्ट किया उस पर, जो लड़की है, और उसके ऊपर, उसके खिलाफ हमने आंदोलन खड़ा किया। उस आंदोलन में हम जब उनके लिए लड़ रहे थे, तो वो ये जो लोग हैं, ये जाति का मतलब अपना वो सहारा लेके कि राजपूत है, एक अफसर है, हमारी शान है भाई, उसके खिलाफ ये वो बना रखा। मैंने अभी इसी की बात करी थी, जो पार्लियामेंट और ये एग्जैक्टली वो कि हम अपने को फेवर करना टाइप्स, चलो कितना ही गलत हो। हाँ हाँ, तो वो फिर उसको वहाँ से मतलब सपोर्ट देना शुरू कर देते हैं, जो उन चीज़ों को, जो जिनको सूट करती हैं वो चीज़ें, जो खुद भी ये शोषण करते आए होंगे। तो यहाँ पे हमें तो हमारे जो आंदोलन है असल में न्याय के, जो लैंगिक स्तर पे जो हमने लड़ाइयाँ लड़ी हैं, हमारा अपना अनुभव ये बताता है कि ये जातियों को हमारे खिलाफ प्रयोग करते हैं एक तरह से, आंदोलनों को तोड़ने के लिए जो है। कितनी जगह पे ऐसा हुआ कि भाई चाहे कुछ जाट की भी कुछ लड़कियों के साथ कुछ हुआ, तो वहाँ पे भी हमने ये फेस किया कि जो उनमें भी जो भाई मारगोत का है, मतलब छोरा बचाना है भाई, हम भी तो थारे गोता की, थारे जिनकी गिला जुल्म हो रहा, वो भी तो थारे घरा की है, थारिये, हाँ मतलब है। और ये इस तरह से मतलब अपराधी को अपराधी की जगह से देखो, उसको किसी जात का मतलब सिंबल बना के, प्रतीक बना के बचाने वाली जगह जो है वो नहीं चलेगी। ऐसा ये हमें सुनिश्चित करना पड़ेगा। ओके मैम, हरियाणा जो है, हरियाणवी अपनी आइडेंटिटी के प्रति बहुत अवेयर है और बहुत प्राउड फील करता है वो। तो मैम उसके लिए वो आइडेंटिटी, उसकी कास्ट की आइडेंटिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर एक हरियाणवी होने की आइडेंटिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? किसको आप ज़्यादा मानते हो, और जो लोग कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, किसको ज्यादा शो कर रहे हैं, किसको ज्यादा वो इम्पोर्टेंट मान रहे हैं? देखो, कास्ट की बजाय तो हमारा जो स्टेट वाला कंसेप्ट है, मैं हरियाणा जाट्स हूँ, हाँ वो जो दूसरा होता है मैं हरियाणवी हूँ, तो उसमें कौन से में आपको ज्यादा जो आप जो कह रहे हो ना, ये जो गीत रागनी भी जो आए है ना, मतलब हम उनमें देखते हैं कि इस तरह के जातिवादी और ये शब्द प्रयोग करके ऐसा,
ये जो आइडेंटिटी है अपनी, ये छोटी आइडेंटिटी है, ये डिवाइड करने वाली आइडेंटिटी है। इससे बड़ी आइडेंटिटी जो है हमारी, हमें उनके साथ खड़े होने की जरूरत है, चाहे वो हमारे हरियाणा का के नागरिक हैं, हम भाई हरियाणा के हैं, चाहे वो भारत देश के नागरिक हैं। जो नागरिक की आइडेंटिटी जो है, डेफिनेटली दैट इज इन ट्यून विद द डेमोक्रेसी। वो उस डेमोक्रेसी की संगति में जो पहचान है ना हमारी, अगर उसके साथ जुड़ेंगे हम तो हमारा हित है, फायदा है उसमें। ये जो छोटी छोटी जो बना रखी है ना, बांटने वाली और एक दूसरे के खिलाफ लड़वाने वाली जो है, इनसे बचने की जरूरत है। जितना जल्दी इनको छोड़ देंगे हम इन पहचानों को, और अगली पहचान को अर्जित करके, किसी भी नागरिक के साथ अन्याय हो रहा है, वो नागरिक है मेरे यहाँ का, मतलब वो कोई कह देंगे कि ये तो यो मतलब इस जात का है, यो करण वाला इस जात का है, तो हमने तो इस जात की तरफ जाना चाहिए। नो, जो अपराधी है, अपराधी को अपराध की सजा नहीं मिलेगी तो भाई फिर अपराध करने वाला छाती तान कर चलेगा, और जो इज्जत से रहना चाहते हैं, सम्मान शांति से जो है, उन नाड़ नीची करके रहना पड़ेगा फिर उस समाज में। कल्टीवेट कैसे होएगी चीज? ये कल्टीवेट तो जो आज के जो नौजवान हैं उनको मतलब बहुत ज़्यादा जो सोशल रिफॉर्म जो मूवमेंट है अपना, कि एक जो जात धर्म के हिसाब से जो हमारा व्यक्तित्व जो बने हुए हैं, उनकी संरचना, उनको वहाँ से मतलब चेतना के उनके स्तर को ऊंचा उठा के एक नागरिक की तरह से उनकी मतलब व्यक्तित्व उनका बने। जो इस तरह के अनेकों तरह के मल्टी प्रॉन्ग्ड स्ट्रैटेजी जिसको बोलते हैं ना, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तमाम स्तरों पे जो है, वो युवाओं को भी और सभी को मिलजुल के जो है हमें क्रिएट करनी पड़ेगी वो आइडेंटिटी। इसकी बजाय ये जो आज हम जिसके ट्रैप में फंसे हुए हैं और जिसकी वजह से नुकसान पे नुकसान होता जा रहा है, मतलब देख लो देशम देश हरियाणा जी दूध दही का खाना, जिसने न्यू क्या करते चाह के लाले पड़ रहे हैं घरा में, चाह नहीं बन के ब्योत रह रहा, मतलब ऐसा हालत हो चुकी है उनकी। और कितने होता हुआ इसी बूंदी दारू ले आवे हैं, नशा ले आवे हैं, उसमें पड़े रहे हैं। मतलब 7 बजे के बाद लड़कियां गाम और राम क्या करते, उन गाम में मतलब गाड़ में नहीं लिकड़ सकती लड़कियां, महिलाएं मान सम्मान के साथ 7 बजे के बाद ईशा लागत बिरानी की तो बिरानी जगह आ रहे हैं ऐसे। तो ये जो बना हुआ है परिदृश्य जो है, इसको हम सारे बहन भाई इकट्ठे होके अगर संकल्प की जगह से बदलने की कोशिश करें तो इसको बदला जा सकता है, बहुत तेजी से बदलती। स्टेट का भी बहुत बड़ा रोल चाहिए। हाँ, बदलती हाँ चीजें। यहाँ पे चुनौती यही है कि भाई जब मतलब बाढ़ खेत न खान लाग रही है, चुनौती ये आ गई, ये बड़ी चुनौती है, तो इसके खिलाफ मतलब बड़े संकल्प और बड़े जो आंदोलन जो है उनकी जरूरत है। ओके। और वो निश्चित रूप से बनेंगे क्योंकि वो हमारे जीवन की जरूरत है, मतलब वो। ओके। आखिरी के 2 सवाल, आपने हलावत क्यों नहीं लगाया? सांगवान सांगवान रख लिया आपने? हाँ। कॉमरेड साहब नाराज नहीं है कि ये केक रहा है? या कॉमरेड साहब को आपने बोला कि मैं चूज करके लाए थे ना? नहीं। कॉमरेड साहब तो नहीं नाराज हो, उनका तो बहुत बड़ा दिल है, वो तो अब भी कोई कह दे, उनको कोई कह देते हैं सांगवान तो वो कहता है भाई चलो कोई बात नहीं, नवी 200 साल मारा लगा है, ये मामला लगे क्या हो जाएगा। उनका तो बतेरा बड़ा दिल है। लेकिन इसलिए मेरे को मैं मतलब खिलाड़ी बनी और मैंने अपनी एक पहचान अर्जित करी। शुरू में तो हमने न्यू लगा करता कि हमारे भाई और तो सांगवान अपना गोत लिख ले हैं और हम नहीं लिख सकते, जबकि हम पढ़ाई में होशियार हैं उनसे, तो हमने लिखना शुरू कर दिया वो। फिर उसके साथ हम मेरी पहचान बन गई कि जगमती सांगवान वॉलीबॉलर, हरियाणा की पहली भीम अवार्डी। तो मुझे भीम अवार्ड जो मिला वो तो इसी नाम से मिला, जगमती सांगवान के नाम से। तो इसलिए मैं अपना गोत जो है वो रखना, उस पहचान को रखना चाहती थी। और मतलब क्योंकि हमारे बीच में विचारों का थोड़ा समानता है, तो कोई किसी तरह की आपत्ति हमारे पारिवारिक स्तर पे तो नहीं थी, लेकिन सामाजिक स्तर पे जब किसी भी समाज सुधार के लिए मैंने आवाज उठाई है तो मैंने इसकी कीमत बहुत बड़ी दी है।
ओके। और इस अभी भी मतलब दे रही है दूसरी भी। अब जैसे विनेश फोगाट है, विनेश फोगाट को ये नाम ऐसे ही थोड़ी मिला, हम ने कितनी मेहनत करी है, कितने खटे हम, तब ये चीजें हमने अर्जित करी हैं। तो अब वो जब चुनाव लड़ रही थी तो उसने विनेश फोगाट जब नाम लिखा थी तब भी ये सवाल खड़ा किया कि इसने तो न्यू बिना बेरा गोद कौन सा लगाया करे हैं, राठियां का बैर रखी है, राठी लगाना चाहिए। भाई क्या बात करते हो आप, नेता किस नाम के नेता हो, शर्म आती है ऐसे नेताओं को देख के जो इस तरह की पिछड़ेपन की बात करते हैं। मैम आपको नहीं लगता विनेश ने अपने आप को पार्टी ज्वाइन करके एमएलए बन के अपनी आइडेंटिटी और अपनी इमेज को थोड़ा सा छोटा कर लिया, अपने कद को? देखिए मुझे ये लगता है कि जिस नेशनल लेवल की फिगर थी और अब एक कांग्रेस की एमएलए हो गई, जिस परिस्थिति के बीच में वो खुद थी, जिसके केंद्र में, और वहां पे वो जो फैसले ले रही है, मतलब वो ठीक है भाई, उनके फैसले हैं, उसको हमें सम्मान देना चाहिए। क्योंकि जो सरकारें हैं या जिनको न्याय देने हैं वो तो कोई न्याय दे नहीं रहे हैं। वो तो न्याय मतलब कोई संदीप सिंह के साथ खड़े हैं, ब्रजभूषण के साथ खड़े हैं। तो ऐसे में फिर जो मतलब आपको लगता है कि भाई सर्वाइवल इज द फर्स्ट कंसर्न, कि आप बचो तो एक बार, खड़े तो रहो, हाँ खड़े तो रहो, फिर बाद में देखी जाएंगी चीजें। तो यहाँ पे पहुंचा दिया गया अनफॉर्चुनेटली नागरिकों को। तो उनको अपना सब कुछ अगर खुद ही देखना है, अपनी सुरक्षा, अपना आगे पीछे के कंसर्न्स, तो दे विल डिसाइड। ओके। आखिरी सवाल मैम, हरियाणा के खाने की बात करें आपने, दूध दही का खाना, और सभी इतनी तारीफ करते हैं कि भाई बहुत गजब का खाना है, पर मैं पर्सनली कहूँ तो हरियाणा का खाना जितना बोरिंग है उतना बोरिंग कहीं का खाना नहीं है। मेरे को 28-29 साल हो गए खाते हुए। अरे यार मतलब हद है, मिर्च रोटी खा ले के स्वाद, अरे क्या स्वाद है मिर्च रोटी में, लस्सी पी ले, लस्सी पी के आदमी काम कर सकते हैं, राबड़ी खा ले, और नहीं तो दाल काचर बना ले, दाल बना ले, अरे मतलब छोड़ो यार, इतनी धरती पे इतने अच्छे अच्छे खाने, हम उसी में लगे हुए हैं कि पहला फर्मेंटेशन होके बाद होने का दूध बनता, दूध है खा लो। अरे दूध तो भी 400 चीज बने हैं। हाँ, जो घर के जो रसोई की जो मालिक है उनको तो आप दबा के रखना चाहते हो, और खाना कॉन्टिनेंटल चाहिए, खाना चाहो कि मॉडर्न बनाए हो, मल्टी कुजीन। तो सबसे पहले वो आधुनिकता जो है वो उनके जीवन में आएगी। तो उसके साथ फिर ये जो वैरायटीज हैं खाने की अलग अलग तरह की, वो भी तो उसके साथ ही आएंगी ना। और फिर अफोर्डेबिलिटी हैज बिकम सच अ बिग क्वेश्चन कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते। डॉक्टर का जाओ बीमार है, लिखागा कि भाई इस ताई फ्रूट खिला दो, इस ताई जो है ये सब्जी खिलाओ, ये खिलाओ, और जाकर बाजार में खड़े हो तो वो बतावा 150 रुपया किलो सेब है भाई, 120 रुपये किलो संतरा है, खिला दो के खिलाओगे। तो अफोर्डेबिलिटी भी सवाल है, विमेन जो है उसका अपना विकास जो है वो भी एक सवाल है, और उसकी जो अवेयरनेस है, मतलब ये तो अब हमें भी लगता है कि भाई तुलनात्मक दृष्टि से देखें कि हरियाणा जो है वो फिर भी मतलब खाने पीने की चीज है उनके पास, परंतु अभी भी मतलब 3rd डिग्री का कुपोषण बच्चों के अंदर इतना भारी है। खुद महिलाएं जो हैं 77% मतलब खुद खून की कमी की शिकार है, और जो माँ खुद खून की कमी की शिकार है, उसके गर्भ से जो बच्चा पैदा होगा वो तो जाहिर है कि वो कुपोषित होगा। तो ये जो अवेयरनेस भी जो है भाई कौन से प्रोटीन्स के बारे में, किसके बारे में, कौन सी ये सारी चीजें, इन पे इन्वेस्ट करना पड़ता है, अपने आप नहीं आती हैं। और इन्वेस्टमेंट के लिए मतलब ना तो परिवार तैयार है उस तरह से, और मतलब राजनीति और सामाजिक स्तर पे तो बिल्कुल नदारद ही है ये चीजें। आपने बनाना सीख लिया मॉडर्न, या वो पुराने वाला ही चूरमा बना रहे हो अभी भी? या छोटे दिन हरियाणा में 60 साल का भाई बहू बनाऊंगी मैं बनाऊंगी भाई। हम तो फिर भी अपना चूरमे वाला भी और दूसरे वाले मिला के काम सब चला रहे हैं अब तो मतलब ऐसे। पर ये है कि चूरमा मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। तब तो पक्के हरियाणवी हो आप। इतने तो लोक गीत गा रखे हमने, चूरमा और कसार। देखो क्या मतलब कितने एस्पिरेशंस के लेवल के थे कि कसार और चूरमा हमारा। और लापसी
इतनी मेहनत करके, और ये एस्पिरेशन के लेवल हमारे यहाँ के जो सत्ताधारी और जो लोग हैं ना, उनको थोड़ा सा अपने ऊपर जरूर सोचना चाहिए, मैं ये कहना चाहती हूँ। ओके ओके मैम, थैंक यू। एक सवाल रहेगा। अरे बोल फिर जल्दी बोल। आप ये माहौल में काफी सीरियस क्वेश्चन है अंदर। जैसे हम देख रहे हैं कि जो हमारा समाज, हमारी सोसाइटी है, और उसमें कई ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जैसे ऑनर किलिंग जैसे इंसिडेंट्स होते हैं, तो उसमें हम ये देखते हैं कि जो समाज में जो इज्जत है, उसको बचाने की या फिर उसको अपहोल्ड करने की जिम्मेदारी सारी विमेन से सौंप दी गई है। कि भाई समाज की इज्जत ये है, अगर ये घर से बाहर निकल के कुछ कर भी लेंगे, जैसे अभी सरनेम की बात चल रही थी, भाई इन्होंने सरनेम नहीं हटाया तो इज्जत ही खराब रहती। तो ये सारी इज्जत बचाने की जिम्मेदारी महिलाओं पे क्यों थोप दी गई है? ये एक सवाल है। हाँ, ये बहुत ही बड़ा सवाल है असल में, कि इज्जत का प्रतीक जो है, सारी गठड़ी इज्जत की तो महिलाओं के सिर पे है। हाँ, छोरे चाहे सांझ न, मतलब 12 बजे आ जाओ, 1 बजे आ जाओ, किसी न कोई क्या एक चीज की चिंता नहीं। और जो लड़की जो पढ़न भी जागी, खेलन भी जागी, भाग जागी, भाई लड़की इज्जत का सवाल है। नहीं ऐसा वो भी कहते हैं ना कि भाई ये लुगाई तो ऐसे ही लाशियां पर रोड़ा कर ली। अरे तो लाशी के अलावा दे के रखे उन्हें। चार्ज तो यू लाशी का दे रखा, और रोड़ा किस चीज पकड़े फिर? भाई घर धरती का दे दो, उस पकड़ लेंगे। सॉरी मैंने टोक दिया था, आप कंटिन्यू करो। हाँ, तो वो जो असल में विमेन की जो सेक्सुअलिटी को कंट्रोल करना ना, ये जो जातिवादी संरचनाएं हैं, इनको जस से तस बनाए रखने के लिए मतलब बहुत अहम वो है, ये सवाल है कि उसकी सेक्सुअलिटी अगर वो उसकी अपनी चॉइस के हिसाब से अगर एक्सरसाइज करेगी अपनी पसंद से, तो जाहिर है कि भाई फिर ये जात पात तो टूटेंगी, इनके बिखरने का बीज इस चीज़ के अंदर है। तो इसलिए वो जो महिलाएं जो हैं वो इज्जत का प्रतीक हैं, और इज्जत का प्रतीक इस रूप में कि भाई जो परंपरागत तरीके से कहते हैं भी कंट्रोल कर रखना, मतलब लड़कियों को, महिलाओं को जो है, ये जो कंसेप्ट है पूरा, ये फ्यूडल एक तरह से ये है, माइंडसेट का प्रतीक है ये चीज़ें, और इनको मतलब हमें बदलना पड़ेगा। भाई अगर इज्जत है तो वो इज्जत का सवाल चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों के संदर्भ में उतना ही महत्वपूर्ण है कि बेइज्जती का काम क्यों कराया जा, मतलब कोई ऐसा नैतिक पतन का काम क्यों कराया जा, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों के संदर्भ में, सबके संदर्भ में उठना चाहिए। वो तो केवल जो ये महिलाओं के साथ जो जोड़ रखा है वो यही है कि भाई ये जो जाति पातिवादी संरचनाएं जो हैं, उस कास्ट, क्लास और जेंडर के जो रिलेशंस जो हैं, जो उनकी जो डिवीज़न जो है वो एज सच बनी रहे। स्टेटस कोइस्ट फोर्सेस जो है, जिसको कहते हैं ना कि भाई यथास्थितिवादी ताकतें जो हैं, वो यथास्थितिवादी ताकतों के लिए ये बनाया हुआ है, उसका बनाया हुआ है। असल में जो प्रगतिशील ताकतें हैं उनको इन कॉन्सेप्ट्स को बदलना पड़ेगा कि इज्जत पूरे परिवार की, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, भाई सबके संदर्भ में है। बेइज्जती का सवाल यो है कि तुम वोट तो लेकर जाओ, न्यू कह कि भाई मैं तो निर्दलीय हूँ और मैं मतलब उसका कांग्रेस का हूँ उसका, और अगले दिन जैसे ही मंत्री तो चाहिए तो आप पलटी मार जाओ और पैसे ले लो करोड़ों। ये है बेइज्जती की बात। तो इतने लोगों के साथ दगा कर रहे हो, अपने नागरिकों के साथ है, या बेइज्जती है, सब तो बड़ी बेइज्जती। तो और इससे ना मतलब हम बर्बाद कर रखे हैं कि जो अपने निहित स्वार्थों के लिए रोज कलाबाजियां कर रहे हैं, मतलब हमारे हकों का सौदा करते हैं वो इस तरह से। तो इन कंसेप्ट्स को ना खोलना पड़ेगा, इन पे विमर्श जो है, डिस्कोर्स एक सोसाइटी के अंदर वो खुलना चाहिए, और खोलेंगे वही जिनके जीवन की ज़रूरत है ये चीज़ जो है। तो उनको इस चीज़ पे सचेत होना पड़ेगा। और महिलाएं और लड़कियां आज के दिन मतलब दे आर लर्निंग स्किल्स, पूरा वो मेहनत भी कर रही हैं, और ये एक मतलब रोशनी की किरण है।
एक तरह ओके, हो गया या एक रह गया? एक आधा बस ये मैम, एक ये जब मैं पढ़ रहा था आपके बारे में तो आपने कहा कि भाई मेरा सपना तो था लॉयर बनने का। हाँ। ये तो स्कॉलरशिप से ये स्पोर्ट्स अथॉरिटी ज्यादा मिलते हैं। हाँ, तो अब आपका जो सपना है लॉयर का कि आप दलील देते हो उर्मी मंदाइसी, हो गया पूरा या फिर आपने कुछ सोचा है मन में कि क्या करते हैं? हाँ। अब जब हम पढ़ते थे, मतलब पढ़ाई में अच्छे थे, ठीक थे, तो गांव के थे, तो मेरे को ये लगता था कि भी मुझे वकील बनना है। लेकिन हालात थे नहीं वहाँ पे, ना तो वो पढ़ाई के हिसाब से जो सुविधाएं उपलब्ध थी, ना परिवार की जो अपनी क्षमताएं थी। तो बस फिर ये स्पोर्ट्स जो है, अपवर्ड मोबिलिटी का एक जरिया जो है, यही मिला। तो इसके साथ जितना वो बन गए वो था। उसके बाद हम रियल एडवोकेसी में आ गए असल में। वो पैसे लेके वकालत नहीं करनी, हम ना अपनी मर्जी से, अब हमारे से जो कमजोर लोग हैं उनकी वकालत करने की ठानी है। तो वो वकालत तो मैंने भरपूर कर रही हूँ मैं अपनी तरफ से। ओके, देन थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, और बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए। थैंक यू सो मच फॉर ये Okay, मंच cut. मेरे को दिया आपने बातचीत करने अरे का। क्या फॉर्मेलिटी, ठीक है यार। क्या मंच दिया। आपसे बात करने का मन था इतना। और हमें भी बहुत अच्छा लगता है आदित्य, जब तुम लोग मतलब ऐसे संघर्ष करके ऐसी जगहों पे, ये बहुत इम्पोर्टेंट जगह है रणनीतिक रूप से, मीडिया इनमें जगह बनाना बहुत जरूरी है। हाँ, वही तो। हाँ, जो हम कर सकते हैं, वी आर ऑलवेज फॉर यू। Yes, प्लीज all your blessings actually. Okay, cut.